हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको अभिक्रिया के प्रकार बताए थे। मैंने बताया था आपको अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, दूसरी बताई थी मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और एक बताई थी मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, इसके बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं। हम एक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं और वो ग्राफ हम बनाने वाले हैं सांद्रता व समय के मध्य। ठीक है, तो सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ बनाने वाले हैं। देखना, यहां से समझना। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो अपनी हेडिंग है सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं सांद्रता और समय के मध्य। तो एक अक्ष पर तो मैंने सांद्रता ले ली है। यहां तो मान लो मैंने सांद्रता, और इस अक्ष पर मैंने ले ली है समय। तो सांद्रता और समय के लिए ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले चलो हम बात करते हैं क्रिया कारक की। सही है? कोई क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता प्रारंभ में कितनी होती है? मैक्सिमम। क्रिया कारक स्टार्टिंग में अधिकतम होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? क्रिया कारक किस में बदलता है? उत्पाद में। तो क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, उत्पाद की सांद्रता की बात करें तो उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में कितनी होती है? 0। और जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। मतलब क्रिया कारक की सांद्रता तो घटती है, जैसे जैसे समय गुजरता है क्रिया कारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो हमने सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाए। ये ग्राफ जो है ये क्रिया कारक के लिए है, और ये ग्राफ जो बनाया है ये उत्पाद के लिए है। तो हमने 2 ग्राफ बनाए हैं, एक क्रिया कारक के लिए और एक उत्पाद के लिए। आपसे कहे क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ बनेगा। आपसे कहे उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाइए, तो ये ग्राफ बनेगा। क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, समय गुजरने पर क्रिया कारक की सांद्रता घटती है। क्लियर? तो दोस्तों फटाफट वीडियो को पॉज करो और इस ग्राफ को बनाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अब पढ़ेंगे हम अभिक्रिया के वेग के प्रकार। पहले हमने दोस्तों चैप्टर के स्टार्ट में अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। अभिक्रिया मैंने आपको 3 तरह की बताई थी। तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, एक बताई थी मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और एक बताई थी मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे, वो तो अभिक्रिया के प्रकार थे। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के प्रकार। लास्ट क्लास में मैंने अभिक्रिया का वेग बताया था आपको क्या होता है। अभिक्रिया के वेग के प्रकार, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
अभिक्रिया की दर के प्रकार या अभिक्रिया के वेग के प्रकार। दर या वेग एक ही बात है। देखो, अभिक्रिया के वेग जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग और एक होता है प्रारंभिक वेग। दोबारा सुन लो, अभिक्रिया के जो वेग है या अभिक्रिया का जो वेग है, ये वेग 3 प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग और एक होता है प्रारंभिक वेग। तो हम यही लिख देता हूं, अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है। मतलब वेग भी 3 प्रकार का है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, औसत वेग। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत वेग क्या होता है? देखो, औसत वेग से आप इस तरह से समझो, जैसे ये है कोई एक ग्राफ से समझना स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं। ग्राफ वही सांद्रता और समय के मध्य बन रहा है, ठीक है। पर सांद्रता ली है, चलो मैंने क्रिया कारक की, क्रिया कारक की सांद्रता ली है, समझ गए होंगे मेरी बात। और इधर ले लिया मैंने समय, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी समय के साथ। ये इस तरह का ग्राफ मिल गया हमें। और ये अभिक्रिया है, मान लो R से बन रहा है P। ये क्रिया कारक है, ये उत्पाद है, ये क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ है। अच्छा, ये कोई समय है T1, T1 समय है। इस समय सांद्रता कितनी है क्रिया कारक की, ये हमने निकाल ली। मान लो वो आ रही है C1। T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता C1 है, क्लियर। और T2 समय पर, T2 समय दिख रहा है, ये रहा, क्रिया कारक की सांद्रता घट गई है क्योंकि T2 समय T1 से ज्यादा है। इधर जाने पर समय बढ़ रहा है और क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी। तो यहां आपको 2 समय दिख रहे होंगे, T1 और T2, और 2 समय सांद्रताएं दिख रही होंगी, C1 और C2। T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता C1 है और T2 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता C2 है। ये जो समय का अंतराल है, समय अंतराल दिख रहा है T2 माइनस T1, जो ये समय का अंतराल है, ये मापन योग्य है। एक निश्चित समय अंतराल है, निश्चित मापन योग्य। मापन योग्य का मतलब क्या है? मापन योग्य मतलब जिसको घड़ी नाप सके। जैसे घड़ी अपना सेकंडों में नापती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। मापन योग्य समय अंतराल 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये मापन योग्य है। अगर होता मान लो 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.5 सेकंड, बड़ा दुष्कर काम हो जाता नापना। मापन योग्य समय अंतराल का मतलब समय अंतराल 1 सेकंड या उससे अधिक है, ठीक है। अगर समय अंतराल 1 से कम है तो फिर वो मापन योग्य नहीं है। तो ये मापन योग्य समय अंतराल है, आपका मापन योग्य समय अंतराल है। और ये है सांद्रता C1 और C2। अच्छा, इस अभिक्रिया का हम वेग निकालते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ बना हुआ है, वेग निकालते हैं, क्रिया कारक के आधार पर निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग का सिंबल दे दिया मैंने R बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभिक्रिया के वेग का, आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा है। आपने पढ़ा है क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ग्राफ क्रिया कारक, ये क्रिया कारक से अभिक्रिया का वेग निकल रहा है। उत्पाद से भी निकाल सकते थे, हम क्रिया कारक से निकाल रहे हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहां माइनस चिन्ह आएगा, आपको मैंने बता ही दिया। क्रिया कारक से अब अगर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है।
कारण बताया था। परिवर्तन निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, क्रिया कारक की फाइनल सांद्रता कम होगी तो कम में से ज्यादा घटाओगे माइनस आएगा, ये बता दिया मैंने आपको। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आगे, बराबर माइनस, ठीक है, सांद्रता कितनी है C2 माइनस C1, और बटे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। सांद्रता में परिवर्तन आप देख सकते हो, C2 कम है C1 ज्यादा है, तो ये नेगेटिव आना है। ये जो आ रहा है ये वेग, ये औसत वेग है। औसत वेग क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि समय अंतराल मापन योग्य है। मापन योग्य समय अंतराल में किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित मापन योग्य समय अंतराल में जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो औसत वेग कहलाता है। अगर समय अंतराल ठीक ठाक है, 1 सेकंड या उससे अधिक है, तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग आ रहा है, उस समय अंतराल में जो अभिक्रिया का वेग आ रहा है, वो अभिक्रिया का वेग दोस्तों औसत वेग होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, किसी अभिक्रिया में निश्चित व मापन योग्य, जिसको मापा जा सके, समय अंतराल में मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। क्लियर? तो मैंने समझाया है वो देख लो, आप क्लियर समझ लो। क्रिया कारक की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, शांतम परिवर्तन हो जाएगा C2 माइनस C1 और समय अंतराल आ जाएगा T2 माइनस T1। ये जो वेग है अभिक्रिया का, ये औसत वेग है। क्यों? क्योंकि यह समय अंतराल मैंने कहा है आपसे कैसा है, मापन योग्य। अगर समय अंतराल मापन योग्य है तो अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने औसत वेग पढ़ा नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों औसत वेग के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नंबर 2, और वो पढ़ेंगे हम तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग में क्या खासियत है? नाम से लग रहा है तात्क्षणिक, मतलब किसी क्षण पर वेग, किसी बिंदु पर वेग। जैसे मैंने कहा, इसको मिटाया वापस, यही अभिक्रिया है और ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने। इधर तो वही है सांद्रता और इधर समय। अभिक्रिया यही है, अभिक्रिया R से P, क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा, किसी बिंदु पर आप वेग निकालते हो, मान लो इस बिंदु पर वेग निकाल रहे हो आप। जब इस बिंदु पर आप वेग निकालोगे तो यहां पर समय अंतराल बहुत कम आएगा। मतलब इस जैसे अभिक्रिया चल रही है तो एक पॉइंट पर वेग निकालो, तो उस समय आप खुद ही सोचो, इस पॉइंट पर सांद्रता में परिवर्तन भी बहुत कम हुआ होगा और समय अंतराल भी बहुत कम आया हुआ। मतलब इस बिंदु पर आप वेग निकाल रहे हो तो यहां पर समय अंतराल बहुत कम है। वेग निकालने के लिए मैं एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूं, ठीक है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्यों खींचनी पड़ी है? क्योंकि समय अंतराल बहुत कम है। अब ये मान लो T2 और ये T1, हालांकि ये बहुत छोटा मान है पर ये हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है स्पर्श रेखा खींच करके। और ये हो गई सांद्रता मान लो C2 और ये हो गई C1।
ये हो गई C1। स्पर्श रेखा खींची है, क्यों खींची गई है स्पर्श रेखा? क्योंकि एक बिंदु पर निकाल रहे थे, समय अंतराल बहुत कम था, स्पर्श रेखा खींच करके निकाल लिया। अच्छा, अब अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। तो यहां पर आप वही फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग निकालने का तरीका तो वही है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। पर यहां पर अब डेल्टा की जगह डी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन भी बहुत कम होगा, क्योंकि एक बिंदु पर वेग निकाल रहे हो आप और समय अंतराल भी बहुत कम है, तो डी आएगा, डेल्टा नहीं। डी बहुत कम अल्पमान को प्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहां पर तो ये फॉर्मूला आ ही जाएगा। पर अब ये जो वेग आ रहा है ये औसत वेग नहीं है बेटाओ, अब ये बन गया है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग मतलब तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी अभिक्रिया में बहुत कम समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग, समय अंतराल बहुत कम हो, बहुत कम का मतलब 1 सेकंड से कम, 0.1, 0.2, समय अंतराल बहुत कम हो, तो हम लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया में बहुत कम समय अंतराल, बहुत कम समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग कौन सा वेग कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। बहुत कम समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर समय अंतराल ज्यादा है, मापने योग्य है, तो उस समय अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। तो इसको तो मिटा देता हूं और आप इसको समझ गए होंगे। ये अभिक्रिया, ये ग्राफ, यहां स्पर्श रेखा इसलिए खींची गई क्योंकि एक समय अंतराल बहुत कम है, मतलब एक बिंदु पर वक्र बनाया गया है, बिंदु पर यहां पर अभिक्रिया का वेग निकल रहा है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप तात्क्षणिक वेग डाल करके इसको भी, दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, तात्क्षणिक वेग डाल करके इसको भी नोट कीजिए। नोट कर लिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे वेग को पढ़ते हैं, जो है प्रारंभिक वेग। मैंने कहा अभिक्रिया के वेग 3 प्रकार के हैं, तो आप 2 वेग तो पढ़ चुके हो, औसत वेग पढ़ चुके हो, तात्क्षणिक वेग पढ़ चुके हो, और तीसरा आप पढ़ने वाले हो प्रारंभिक वेग, इनिशियल स्पीड, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। प्रारंभिक वेग क्या होता है? देखो, प्रारंभिक वेग होता है अभिक्रिया के प्रारंभ में वेग। डायरेक्ट याद रखो, प्रारंभ में मतलब जैसे ये अभिक्रिया है, दोबारा से वहीं आ जाओ, ये अभिक्रिया चल रही है और ये इसके लिए ग्राफ बना हुआ है, क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य। तो प्रारंभ में मतलब जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुई उस समय वेग, तो मतलब ये भी एक बिंदु पर निकलेगा। प्रारंभिक वेग होता है अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग, तो ये भी एक बिंदु पर ही निकलेगा, जैसे अभिक्रिया प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई, तो ये भी एक तात्क्षणिक वेग ही होगा। पर अभिक्रिया के स्टार्टिंग में यहां भी वही स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इसको मैं शो नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाओ। यहां भी ऐसी स्पर्श रेखा खींचेंगे, 2 समय आएंगे, एक T1 एक T2, ऐसे ही 2 सांद्रता आ जाएंगी, C1 और C2। समझ गए होंगे? तो बिल्कुल उसी तरह से, पर नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग कहलाता है। एक बात और लिख सकते हैं,
प्रारंभिक वेग भी एक बिंदु पर ही वेग निकलता है, जैसे अभिक्रिया स्टार्ट हुई तब। तो ये भी एक तात्क्षणिक वेग होता है, क्योंकि यहां भी समय अंतराल बहुत कम आएगा अभिक्रिया के स्टार्ट होते ही, तो बहुत कम समय अंतराल आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अभी जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग तात्क्षणिक वेग ही होता है, पर कब? अभिक्रिया के प्रारंभ में। प्रारंभिक वेग तात्क्षणिक वेग ही होता है, पर कब? अभिक्रिया के प्रारंभ में। वही फॉर्मूला आना है, तात्क्षणिक वेग या प्रारंभिक वेग का भी यही फॉर्मूला आएगा। प्रारंभिक वेग का भी फॉर्मूला तो यही आएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। यहां माइनस पहले लग रहा था कि नहीं लग रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं लग रहा हो तो आप लगा लेना पहले वाले तात्क्षणिक वेग के फॉर्मूले में, बराबर वही माइनस C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। मतलब ये भी एक तात्क्षणिक वेग है, इसलिए मैंने डी के सिंबल काम में लिया है। इसका फॉर्मूला भी वही लिखना है जो आपको, समझ गए, तात्क्षणिक वेग का लिखा था। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमने 3 प्रकार के वेग पढ़े अभिक्रिया के। एक औसत वेग, एक पढ़ा हमने तात्क्षणिक वेग, और एक पढ़ा प्रारंभिक वेग। औसत वेग होता है एक निश्चित मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग। तात्क्षणिक वेग होता है बहुत कम समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग, और प्रारंभिक वेग होता है अभिक्रिया के प्रारंभ में तात्क्षणिक वेग ही प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रस समीकरण मिति के आधार पर, रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकियोमेट्री, मतलब रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग क्या है, यह समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं समझाता हूं आपको कि रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी, 2A से बन रहा है B, बड़े ढंग से समझना, ठीक है। अभिक्रिया ये लिख रही है 2A से B बन रहा है। अच्छा, T बराबर 0 पर, ठीक है, A की सांद्रता मान लीजिए 2 थी, 2 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इसके 2 मोल हैं, तो A की सांद्रता 2 है, और इसकी B की सांद्रता प्रारंभ में 0 होगी, क्योंकि B के तो मोल होंगे ही नहीं, B तो होगा ही नहीं ना प्रारंभ में। तो T बराबर 0 पर A के मोल या A की सांद्रता है 2 मोल प्रति लीटर, और B की सांद्रता है दोस्तों 0, प्रारंभ में B नहीं होगा। मान लो ये अभिक्रिया 5 सेकंड में कंप्लीट हो गई है, तो T बराबर 5 सेकंड पर 2 में से इसके कितने मोल रह जाएंगे? 0। जब ये अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो इसके मोल 0 बचेंगे, मतलब इसकी सांद्रता 0 हो जाएगी A की, क्योंकि सारा A उत्पाद में बदल हो जाएगा। अभिक्रिया समाप्त कब होगी? जब A कंप्लीट B में कन्वर्ट हो गया, तो A के मोल या A की सांद्रता 0 हो जाएगी।
और बी के कितने मोल बन जाएंगे? एक। लड़का यहाँ 2 लिखता है कि लड़का ये सोचता है कि जब इसके 2 मोल तो इसका 1 ही मोल बनेगा। रिएक्शन यही तो कह रही है। ये एक संतुलित अभिक्रिया है क्योंकि इसमें आगे गुणांक लग रहे हैं। किसी अभिक्रिया में अगर क्रिया कारक और उत्पाद आगे गुणांक लग जाए तो वो एक संतुलित अभिक्रिया है, वो रस समीकरण है। रस समीकरण बोलते हैं दोस्तों संतुलित अभिक्रिया को। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया कारकों के आगे मतलब यहां पर गुणांक लगे हुए हैं और ये एक रस समीकरण है और रस समीकरण के आधार पर ही अभिक्रिया चलती है। मतलब इसके जब 2 मोल नष्ट होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, ये अभिक्रिया कह रही है। अरे ये लिख तो रहा है 2A से 1 B बनता है, तो 2 मोल A के खत्म होने पर B का 1 मोल ही तो बनेगा। तो मैं यही कह रहा हूं जब 5 सेकंड हो जाते हैं तो ये अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, तो A के मोल तो 0 रह जाते हैं, पर ये A के कितने मोल खत्म हुए? 2 मोल, तो B का दोस्तों 1 मोल बनेगा। अब यहां पर ढंग से सुनो, इस अभिक्रिया में मेरे बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक तो है क्रियाकारक का वेग और एक है उत्पाद का वेग। अब अपने दिमाग से पुरानी बातों को निकालो, आगे समझो। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक क्रियाकारक का वेग ए का, एक तो है ए के विलुप्त होने का वेग। बेटा ढंग से सुन लो, ए अभिक्रिया के दौरान नष्ट होगा क्योंकि ये क्रिया कारक है, विलुप्त होगा। तो एक तो वेग इसमें है ए के विलुप्त होने का वेग, वो क्या होगा? वो होगा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्रिया कारक है, बार बार कह रहा हूं। एक इसमें होगा बी के विलुप्त, बी के निर्माण का वेग, बी तो बनेगा ना। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक होगा बी के निर्माण का वेग, वो होगा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। प्लस क्यों आया? बी उत्पाद है। दोनों के मान निकाल सकते हो क्या? हाँ। ए के विलुप्त होने का वेग कितना आएगा? ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो माइनस लगा हुआ है। ए की सांद्रता में परिवर्तन करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 0 - 2 करोगे बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय कितना है? 5 सेकंड, तो ये आ जाएगा 2/5। ये क्या आ गया? 2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए के विलुप्त होने का वेग कैसे निकाला? दोबारा समझ लो। ए की सांद्रता में परिवर्तन माइनस सही है, ए की सांद्रता में परिवर्तन करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 2/5 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम निकालते हैं बी का वेग, बी के निर्माण का वेग। तो कैसे निकालोगे? बी की सांद्रता में परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है यहां पर? 1, पहले कितनी थी? 0, तो 1 - 0, आगे प्लस का चिन्ह है, बटे डेल्टा टी समांतराल 5, तो ये आ गया 1/5 या प्लस के 1/5। अब आप देखो दोनों में क्या संबंध है। ए और बी के वेग में ए के विलुप्त होने का वेग 2/5 आया और बी के निर्माण का वेग 1/5 आया, तो ए के विलुप्त होने का वेग डबल है, 2/5 और 1/5, तो 2/5 दुगुना है। मतलब इस अभिक्रिया में दोस्तों हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? ए और बी 2 वेग हैं, एक तो इसमें ए के विलुप्त होने का वेग है और एक बी के निर्माण का वेग है। ए के विलुप्त होने का वेग 2/5 आ रहा है और बी के निर्माण का वेग 1/5 आ रहा है। मतलब ए के विलुप्त होने का वेग दुगुना है बी के निर्माण के वेग से। लड़का कह रहा है अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें, 2/5 में इस 2 का भाग दे दें तो दोनों वेग 1/5 रह जाएंगे। मैंने कि हाँ, और जब दोनों के वेग 1/5 रह जाएंगे तो ये दोनों के वेग अभिक्रिया का वेग कहलाएंगे। ढंग से सुन लो भाई, इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक ए का वेग और एक का बी का वेग। तो फिर इस अभिक्रिया का वेग क्या है?
ये तो आपको पता ही है, अभिक्रिया का वेग या तो होता है क्रियाकारक की शांतम परिवर्तन बटे लगा समय, या उत्पाद की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इस अभिक्रिया में दो वेग हैं, एक ए का वेग और एक बी का वेग। दोनों वेग अलग अलग आ रहे हैं। ए का वेग 2/5 या ए के विलुप्त होने का वेग, एक ही बात समझ जाना। बी का वेग 1/5। अभिक्रिया का वेग कौन सा है? तो आप क्या करो, जो ये रस समीकरण गुणांक है, ये एक रस समीकरण है और ये रस समीकरण गुणांक है, इसका अगर मैं भाग दे देता हूं इसमें, किसमें? ए के विलुप्त होने के वेग में, तो दोनों वेग 1/5 रह जाएंगे, और दोनों वेग जब बराबर हो जाएंगे तो ये कहलाएंगे अभिक्रिया का वेग। मतलब रस समीकरण गति क्या कहती है, हम एक बार और समझते हैं। ये आप समझ रहे हो, मैंने एक अभिक्रिया लिखी, 2A से B बना, इसके t बराबर 0 पर सांद्रता 2 थी, इसकी 0 थी, प्रारंभ में ये होगा ही नहीं। जब t बराबर 5 हुआ, ये अभिक्रिया समाप्त हो गई, इसकी सांद्रता 2 से 0 रह गई, ये 1 मोल बन गया। तो ए का वेग निकाला, ए की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय 2/5 आ गया। बी का वेग निकाला, बी की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय 1/5 आ गया। अगर मैं ए के विलुप्त होने के वेग में इसके गुणांक का भाग दे देता हूं तो दोनों वेग बराबर हो जाएंगे, और मैं कह रहा हूं रस समीकरण मिति यही कहती है कि जब दोनों उनके वेग, क्रियाकारक और उत्पाद के वेग बराबर हो जाते हैं तो उनके वेग कहलाते हैं अभिक्रिया का वेग। चलो भाई, इस बात को एक बार और समझते हैं, आप नोट मत करना कुछ भी, दोबारा समझो। अब मैं आपसे पूछता हूं और बुद्धि लगाना। मैंने एक बात बोली अभी लास्ट में, उसको मैं लिख देता हूं पहले, फिर समझाता हूं। मैं लिख देता हूं, रस समीकरण मिति के आधार पर, रस समीकरण मिति के आधार पर, ये अपनी हेडिंग है और मैं इसमें लिख रहा हूं, ये तो अपनी हेडिंग हो गई, रस समीकरण के आधार पर अभिक्रिया का वेग, और मैं कह रहा हूं रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया के क्रियाकारक व उत्पादों का वेग समान करने पर, और समान कैसे करते हैं? गुणांकों का भाग देकर। क्रियाकारकों व उत्पादों का वेग समान करने पर प्राप्त वेग अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब ये कहना चाहती है रस समीकरण मिति कि जो अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद हैं उनके वेगों को समान कीजिए, और समान करने पर उनके वेग कहलाएंगे अभिक्रिया का वेग। समझाता हूं दोबारा, अभी यही बात समझाई थी पर इसमें बड़ा दिमाग लगता है समझने में, तो ढंग से समझो। मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिखी M1A प्लस, अभिक्रिया लिखी N1A प्लस N2B, तीर का चिन्ह बन रहा है M1C और M2D। A और B क्रियाकारक है और C और D उत्पाद है, और N1 N2 जो है ये क्रियाकारकों के गुणांक हैं, और M1 और M2 उत्पादों के गुणांक हैं। जब इस अभिक्रिया में गुणांक लिखे हुए हैं तो ये एक रस समीकरण है। ये क्या है दोस्तों? रस समीकरण, संतुलित अभिक्रिया। सही है। गुणांक लिख रहे हैं क्रियाकारक और उत्पादों के आगे, तो वो एक संतुलित अभिक्रिया है, रस समीकरण है। इस अभिक्रिया में दोस्तों कितने वेग हैं? इसमें 4 वेग हैं, क्योंकि 2 क्रियाकारक हैं 2 उत्पाद है, तो 4 वेग हैं। अच्छा, ये दोनों क्रियाकारक है तो इनके होंगे विलुप्त होने का वेग। तो हम पहले लिखते हैं ए के विलुप्त होने का वेग। बताओ कितना आएगा? ए के विलुप्त होने का वेग आएगा बेटो, मैंने अभी बताया था, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। कितना आएगा? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्रियाकारक है। इसी प्रकार एक वेग होगा इसमें बी के विलुप्त होने का वेग, और बी के विलुप्त होने का वेग कितना आएगा वो भी बताया था, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय।
इसी तरह एक वेग आएगा इसमें C के निर्माण का वेग, C बनेगा। C के निर्माण का वेग कितना आएगा? वो आएगा C की सांद्रता में परिवर्तन पर प्लस आएगा अब, क्योंकि C जो है वो कौन है? उत्पाद है। और एक होगा इसमें D के निर्माण का वेग। अच्छा, D के निर्माण का वेग कितना आएगा? D की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये आएगा। अच्छा, तो इस अभिक्रिया में 4 वेग हैं, एक A का वेग, एक B का वेग, एक C का वेग और एक D का वेग। इनको चारों को समान कीजिए। मैंने कहा कैसे? मैंने आपको ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ये अभिक्रिया लिख रही थी 2A से बना B। A का वेग आ रहा था 2/5 और B का वेग आ रहा था 1/5। मैंने 2 का भाग दे दिया तो ये दोनों वेग बराबर हो गए। तो यहां पर मान लो मैंने एक का भाग दे दिया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, इन सभी वेगों में इनके गुणांकों का भाग दे दो, जिससे ये सभी वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कर देते हैं। A का वेग है ये, A का वेग है ये, A की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसका गुणांक कितना है? n1, इसका भाग दे दो। B का वेग क्या है? B की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, गुणांक कितना है? n2, इसका भाग दे दो। अरे B का गुणांक n2 तो है। ऐसे ही आप आगे लिख सकते हो, बराबर C का वेग क्या है? C, इसको थोड़ा ऊपर सरका देता हूं, प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। अच्छा, अब बताइए मुझे C का वेग क्या है? C की सांद्रता में परिवर्तन ढंग से देख लेना, प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। और इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक है C का m1, इसका भाग दे दो, बराबर ऐसे ही प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, गुणांक कितना है? इसका m2, उसका भाग दे दो। तो ये सब वेग बराबर हो जाएंगे और बराबर होने के पश्चात ये कहलाएंगे अभिक्रिया का वेग R। R अभिक्रिया का वेग कहलाएंगे। मैं दोस्तों आपको यही समझाना चाहता हूं। रस समीकरण मिति यह कहना चाहती है कि क्रिया कारक और उत्पादों का वेग समान करने पर, और समान कैसे किया आपने? उसके गुणांकों का उनके गुणांकों का उनके वेग में भाग दे दिया, तो क्रिया कारक और उत्पादों का वेग समान हो जाएगा और समान होने पर इनका वेग कहलाएगा अभिक्रिया। भाई एक अभिक्रिया में 4 वेग हैं, तो अभिक्रिया का वेग कौन सा है फिर? तो आप क्या करो, उन चारों वेगों को समान करो। समान कैसे करोगे? उनके गुणांकों का भाग दे करके। तो समान होने पर उनके वेग कहलाएंगे अभिक्रिया का वेग। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग क्या है ये समझ में आ गया होगा। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग है क्रिया कारकों या उत्पादों का वेग, पर कब? जब उनके वेग समान कर दिए जाए तब। समान कैसे कर दिए जाए? गुणांकों का भाग देकर के। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपने समझा, तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे ये आपके और समझ में आए। पहले पूछ कर और फटाफट नोट करो। हाँ दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको समझाता हूं कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया के वेग टॉपिक पर, और आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर 1, अभिक्रिया लिखी मैंने 2A से बना 3B। अभिक्रिया में A के
विलुप्त होने का वेग, इस अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने का वेग 1.8 इंटू 10 की पावर -3 लिख देता हूं, चलो ठीक है। 1.8 इंटू 10 की पावर -3 या खाली 3 लिख लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 की पावर 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक है ना इसका, तो मैंने मात्रक लिख दिया है। वेग का मात्रक यही है, विलुप्त होने का वेग इतना है। तो ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है नंबर ए अभिक्रिया का वेग और एक बी के निर्माण का वेग। अब आप कैसे करोगे पहले देख लो, ये क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन हमें, तो आप सीधी सी बात है, पहले लिखो अभिक्रिया का वेग, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, पहले वही तरीका अपना पुराना जो दिया है वो नोट करते हैं। तो उसने दिया है ए के विलुप्त होने का वेग, दिख रहा है ना, ए के विलुप्त होने का वेग दिया है। ए के विलुप्त होने का वेग कितना है? ए के विलुप्त होने का वेग है ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यही है ना। ए क्रिया कारक है तो माइनस आ रहा है। वो कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10 की पावर 3 मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स। क्लियर? अच्छा, इसमें बी के विलुप्त होने का, बी के निर्माण का वेग नहीं दिया है, ये ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन मार्क पर। वो होगा कितना? वो होगा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना ही होगा ना। बी का विलुप्त निर्माण का वेग भी तो बनेगा ना, बी के निर्माण का वेग आएगा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ऐसे ही आप निकालोगे सी नहीं, अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया का वेग कितना आएगा? अभिक्रिया का वेग का सिंबल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी ज्ञात करना है। तो अब आप, जो मैंने तो वो लिखा है जो उसने क्वेश्चन में दिया है या पूछा है। अब रस समीकरण मिति के आधार पर आप अभिक्रिया का वेग लिखिए। ऐसे लिखो ना, रस समीकरण मिति। क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखो। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखो, अंडरलाइन कर दो। अभिक्रिया का वेग आएगा आर बराबर, ये ए के विलुप्त होने का वेग है और ये बी के विलुप्त होने का वेग है, बी के निर्माण का वेग है, और इनके गुणांकों का भाग देना पड़ेगा, तब इनके वेग बराबर हो जाएंगे। ये के विलुप्त होने का वेग, ये बी के विलुप्त होने का वेग, इनमें इनके गुणांकों का भाग दे देंगे तो ये बन जाएंगे अभिक्रिया का वेग। गुणांक कितना है? ए का 2 और बी का गुणांक कितना है? 3। अब ये बन गए अभिक्रिया का वेग। क्लियर है ना? ए का वेग है, ये बी का वेग है, गुणांकों का भाग देने पर ये बन गए अभिक्रिया। अब उसने पूछा क्या है? आर पूछा है, अभिक्रिया का वेग पूछा है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है आर बराबर, बेटा ढंग से देखो, ये जो है ये है 1.8 इंटू 10 की पावर 3। तो हम इसकी जगह पर, यही तो है वो, ये 2 तो अलग है ना, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 3। ढंग से देख लो, और बटे में कितना कर दोगे? 2, तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा ना। ऐसे ही आप निकाल सकते हो बी के निर्माण का वेग। बी के निर्माण का वेग ये रहा,
यही है कि नहीं, ढंग से मिला लो। अगर आप अभिक्रिया के वेग में 3 का गुना कर दो, 3 आ आएगा नहीं आएगा? तो जो आपके पास अभिक्रिया का वेग आया इसमें 3 का गुना कर देना, 2.7 × 10⁻³ आएगा, जो किसका वेग आ जाएगा? बी का। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे क्वेश्चनों में ये मायने रखती है। आप रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखिए, फिर रास्ते अपने आप खुलेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अच्छा, इसमें आप निकाल लेना, मैं निकाल लेता हूं। चलो, इसमें बी के विलुप्त होने का वेग, बी के निर्माण का वेग, बी के निर्माण का वेग पूछा है ना, तो वो बी के निर्माण का वेग 3 आ आएगा। ये है बी के निर्माण का वेग, वो 3 आ आएगा। 3 गुना कर देना। अब इतना तो खुद भी कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट करो। एक क्वेश्चन में आपको देके जाता हूं होमवर्क, जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। ये नोट कर लिया ना वीडियो को पॉज करके? क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो एक ही देता हूं। ये अभिक्रिया दे रखी है आपको, N2 + 3H2 सब गैस है और बन रहा है 2NH3। ये अभिक्रिया है। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको दिया है ठीक है, इस अभिक्रिया में दिया है आपको मैं N2 गैस के विलुप्त होने का वेग दे रहा हूं, विलुप्त होने का वेग, और वो देता हूं 4 × 10⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। N2 के विलुप्त होने का वेग दिया है तो ज्ञात कीजिए A अभिक्रिया का वेग, B H2 गैस के विलुप्त होने का वेग, और C NH3 गैस के निर्माण का वेग। वैसे ही करना है। ठीक है, पहले क्या दिया है, क्या पूछा है, वो लिख करके रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिख करके फिर आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और जो आपके दे देता हूं, आपके नोट्स में भी हो रहा है। चलो, नोट्स के क्वेश्चन को तो जो पीडीएफ दी है उसमें है, उसमें भी एक क्वेश्चन है ऐसा ही, उसको आप पीडीएफ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं।